प्यारे बच्चों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय, अध्याय दूसरा चल रहा है। हम कल तक पढ़ चुके हैं तटस्था वक्र और आज हमें तटस्था वक्र की विशेषताएं करनी है। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चलते हैं तटस्था वक्र की विशेषताएं। कल हमने अध्ययन किया तटस्था वक्र। एक भारित सीमांत उपयोगिता के संबंध में एक बच्चे का सवाल कि उस टेबल का रेखा चित्र या डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना। आप बिल्कुल बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार का डायग्राम बनेगा जैसा हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम का बनाया था। इधर QX QY और इधर QX, उसी प्रकार से ये 6 पे इस प्रकार से वक्र उसका बनेगा। इधर y की 2 यूनिट और इसकी 5 यूनिट बना सकते हैं, बिल्कुल बनाना है। लेकिन दोनों चित्र सेम हैं, एक जैसे हैं, बस उनके पैमाने का अंतर है, उनके डाटा का अंतर है। हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम का जो वक्र था वो सम सीमांत उपयोगिता नियम वाली टेबल से बनाया था। चूंकि हमने टेबल के डाटा कॉमन रखे हैं, MUX MUY में PX और PY का भाग दिया है, बाकी डाटा कॉमन है, तो आप रेखा चित्र उसका बना सकते हैं। तटस्था वक्र की विशेषताएं। इस प्रकार का तटस्था वक्र कल हमने अध्ययन किया। इधर x वस्तु और y एक्सिस पर y वस्तु, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व या तटस्था वक्र था। परिभाषा मैं एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देता हूं। क्या है तटस्था वक्र? दो वस्तुओं के उन विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को बताने वाला वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होता है, इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं के चयन के प्रति तटस्थ हो जाता है। इसे अनधिमान वक्र या समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। चलते हैं हम तटस्था वक्र की विशेषताएं। सबसे पहला ऋणात्मक ढालू, दूसरा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर। इसको कन्वेक्स बोलते हैं, उत्तल। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर। तीसरा प्रतिस्थापन की दर घटती हुई। सबसे पहले हम ढाल को समझ लेते हैं कि ढाल, ये ऋणात्मक वक्र होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, ढाल के आधार पर हम कहते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक ढालू, एक होते हैं ऋणात्मक ढालू। इनको समझ लो थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये बार बार आएंगे। ये वक्र धनात्मक ढालू है, ये वक्र ऋणात्मक ढालू है, तो हमें बार बार समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए हम इनको पहले समझ लेते हैं। देखिए, दोनों में ये x और y एक्सिस हैं। इसमें भी हम मान लेते हैं y एक्सिस और ये x एक्सिस। इस वक्र को आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y का भी बढ़ रहा है। यानी दोनों मान के अंदर एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। x बढ़ रहा है तो y भी वक्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। x यदि घट रहा है तो उसके साथ साथ y भी घट रहा है। यानी x और y दोनों एक्सिस में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। या तो दोनों बढ़ रहे हैं और या दोनों घट रहे हैं।
इस प्रकार की संरचना के जो वक्र होते हैं वो धनात्मक ढालू होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक ढालू। ये वक्र है ऋणात्मक ढालू। इनमें क्या होता है, देखिए, यदि एक एक्सिस पे डाटा बढ़ते हैं, जैसे x के डाटा बढ़ रहे हैं तो y के घट रहे हैं, और यदि x के घट रहे हैं तो y के बढ़ रहे हैं, यानी दोनों एक्सिस के समकों का आपस में विपरीत संबंध है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की संरचना के वक्र ऋणात्मक ढालू वक्र कहलाते हैं। समझ आ गई मेरी बात? जैसे हमने पहले किया था प्रथम अध्याय में उत्पादन संभावना वक्र, वो भी कैसा था? इस प्रकार का। ये भी क्या है? ऋणात्मक ढालू है। क्या है? ऋणात्मक ढालू, क्योंकि हमने दो उत्पादन लिए थे, इधर बंदूक ली थी, इधर मक्खन लिया था। तो हमने अध्ययन किया था उसका कि यदि मक्खन का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो बंदूक का उत्पादन घटता है, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, विपरीत संबंध है दोनों में। तो ऐसे वक्र कहलाते हैं ऋणात्मक ढालू। तो सेम इसी प्रकार का वक्र है तटस्था वक्र। तो इसकी संरचना कैसी होती है? ऋणात्मक ढालू। अब प्रश्न ये नहीं आता कि आप इनकी विशेषताएं लिखिए, प्रश्न आता है कि तटस्था वक्र ऋणात्मक ढालू क्यों होता है। इसका कारण हमें ध्यान में होना चाहिए कि ऋणात्मक ढालू क्यों होता है। देखिए, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, वस्तु x और वस्तु y। यदि कोई भी उपभोक्ता x वस्तु का उपभोग बढ़ाना चाहता है तो यह तब तक संभव नहीं है, कब? संतुष्टि के स्तर को समान रखते हुए यह तब तक संभव नहीं है जब तक वो y की मात्रा को कम नहीं करता। मान लीजिए वो इस बिंदु पर है, ये इस विकल्प का उसने चयन किया है। मान लीजिए A विकल्प का किसी उपभोक्ता ने चयन कर लिया। अब उसने यदि विकल्प परिवर्तन करना है, A की जगह कौन सा परिवर्तन करना है? B, अर्थात वो यदि X वस्तु की उपभोग मात्रा को बढ़ाना चाहता है। अब यहां पहुंचने के बाद क्या होगा? Y की इतनी मात्रा कम कर देगा और X की इतनी मात्रा बढ़ा लेगा। तो x की इस मात्रा को बढ़ाना तब तक संभव नहीं है जब तक y की इतनी मात्रा को कम नहीं करता। इसी प्रकार से मान लीजिए वो C बिंदु पर चला जाता है, इस विकल्प का चयन करता है, तो x यहां तक उपभोग करेगा, y का यहां तक उपभोग करेगा। तो वो x वस्तु के इतने और उपभोग को तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक वो y की इतनी मात्रा को और कम नहीं करता। इसीलिए तटस्था वक्र ऋणात्मक ढालू होते हैं। तो लिखना क्या है यदि प्रश्न आता है कि तटस्था वक्र ऋणात्मक ढालू क्यों होते हैं? हमें लिखना है तटस्था वक्र ऋणात्मक ढालू होते हैं क्योंकि किसी एक वस्तु के उपभोग को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक दूसरी वस्तु की उपभोग मात्रा को कम नहीं किया जाता। इसलिए तटस्था वक्र ऋणात्मक ढालू होते हैं। दूसरा आता है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर। हमने उत्पादन संभावना वक्र में पढ़ा था कि वो मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं। उसी समय हमने इसका भी अध्ययन किया था कि उन्नतोदर क्या होता है। देखिए, उत्तल प्रकार की स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है उत्तल, किनारों पर पतला और बीच में से मोटा। अब यदि इसके दो भाग किए जाए तो आप देखिए सेम इस प्रकार की संरचना बचती है, इसी प्रकार की संरचना बच रही है। इसको हम बोलते हैं उन्नतोदर। मूल बिंदु के प्रति क्या होते हैं? उन्नतोदर होते हैं। अब ये उन्नतोदर क्यों होते हैं, इसका कारण हमें क्या लिखना है कि जो प्रतिस्थापन की दर है, किसका कारण क्या है? जो तीसरी विशेषता है वो दूसरे का कारण है। प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। अब तीसरा बिंदु है कि पहली बात तो हम ये देखते हैं कि प्रतिस्थापन की दर होती क्या है, फिर हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि ये घटती हुई क्यों होती है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि प्रतिस्थापन की दर होती क्या है। देखिए, प्रतिस्थापन की दर से तात्पर्य ये है कि आप जैसे जैसे
x वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हो, यानी x वस्तु का उपभोग जैसे जैसे बढ़ाते हो उसके बदले में आप y वस्तु को त्यागते हो, तो x के बदले में y वस्तु का त्यागना ही प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन आप एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपभोग कर रहे हो, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, प्रतिस्थापित कर रहे हो, विकल्प के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हो कि x को बढ़ाना है तो हमें त्यागना किसको है, y को। और ये कैसी होती है, घटती हुई होती है। इसका तात्पर्य क्या है घटती हुई का, कि मान लीजिए शुरू शुरू में आप x वस्तु की एक इकाई बढ़ाते हो, तो आप x की एक इकाई बढ़ाने के बदले y की 5 या 6 इकाइयां त्यागने को तैयार होते हो शुरू शुरू में। अब आप यदि दूसरी इकाई बढ़ाते हो तो फिर उसके बाद आप इसकी 6 की बजाय 5 ही इकाइयां त्यागने को तैयार होते हो। फिर आप और बढ़ाते हो, x की 3 इकाइयां काम में लेते हो तो आप इसकी 4 ही इकाइयां त्यागने को तैयार होते हो। यानी धीमे धीमे ये जो प्रतिस्थापन की दर है, अर्थात x वस्तु की इकाइयों के बदले y वस्तु की इकाइयों को कम करने की जो दर है या जो मात्रा है वो धीमे धीमे घटती जाती है। ये क्यों घटती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास x वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी x वस्तु के प्रति इच्छा है वो कम होती जाती है। यानी हमारे लिए वो वस्तु ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा कि जिस वस्तु की मात्रा हमारे पास ज़्यादा होती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। क्योंकि सीमांत उपयोगिता और मात्रा का कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो ठीक यही घटनाक्रम यहाँ होता है कि जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयां बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इस वस्तु के प्रति इच्छा कम होती जाती है। इसलिए हम इसकी इकाइयां बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन इसकी इकाइयों को और कम नहीं करना चाहते, इसलिए ये प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, घटती हुई होती है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं, तो तीनों के पहले तो मैं इनके आंसर रिपीट कर देता हूं कि प्रश्न आए कि ऋणात्मक ढालू क्यों होता है, तो हमें क्या लिखना है कि एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए तब तक नहीं उसके उपभोग को बढ़ाया जा सकता जब तक कि दूसरी वस्तु की मात्रा को कम नहीं किया जाता। अर्थात x वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए हमें y वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ता है, इसलिए तटस्थता वक्र ऋणात्मक ढालू होता है। इसका आंसर कि मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर क्यों होते हैं, इसका कारण ये तीसरा बिंदु लिखना है। क्या लिखना है, प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, घटती हुई होती है। और तीसरा, प्रतिस्थापन की दर घटती हुई क्यों होती है, तो यही कि जैसे जैसे हमारे पास x वस्तु या किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे इस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा कम होती जाती है। इसलिए हम उस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्रा को धीमे धीमे कम करते जाते हैं। उदाहरण ले सकते हो आप कि जैसे रेखा चित्र के अनुसार लिखना चाहो कि रेखा चित्र के अनुसार जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयां बढ़ती है वैसे वैसे x वस्तु के प्रति हमारी इच्छा कम होती जाती है, इसलिए हम y वस्तु की कम इकाइयां त्यागने को तैयार होते हैं। और पूछा जाए कि प्रतिस्थापन की दर होती क्या है, तो x वस्तु के बदले में y वस्तु की त्यागी गई मात्रा या y वस्तु के बदले में x वस्तु की त्यागी गई मात्रा या उनको प्रतिस्थापन की जाने वाली मात्रा को हम प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हमने रेखा चित्र में ली है, एक x और एक y। इधर इसकी इकाइयां लेते हैं। शुरू में मान लिया इसकी 0 इकाइयां मान लेते हैं हम, या 1 मान लो, 0 मान लो, जैसे भी है। आप अभी इसकी यदि इसकी 20 इकाइयां है, इसकी 1 इकाई है, यहां हम लिखते हैं MRS। MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। क्या कहेंगे, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। M का मतलब मार्जिनल है, जैसे हमने उत्पादन संभावना वक्र में पढ़ा था सीमांत रूपांतरण की दर,
यहाँ इसका मतलब क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी इसकी प्रति इकाई बढ़ाने के लिए, यहाँ हम इसीलिए इसका एग्जाम्पल हमने एक एक इकाई का लिया है, यानी इसकी प्रत्येक आगामी इकाई के लिए इसकी छोड़ी जाने वाली या त्यागी जाने वाली मात्रा क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। प्रारंभ में जब आप x की 1 इकाइयों से इसकी इकाइयां बढ़ाकर 2 करोगे तो आप इसकी 6 इकाइयां त्यागने को तैयार हो। -6 क्या चीज है ये, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। क्यों? क्योंकि x की 1 इकाई के बदले आपने y की 6 इकाइयां त्यागी है। 20 से कितनी कर ली, 14। अब पुनः हम इसकी x की 2 से 3 इकाइयां उपभोग की बढ़ाते हैं, यानी पहले 2 का उपभोग करे थे, अब हम कितनी कर लेंगे, 3। तो आप इसकी 5 इकाइयां त्याग दोगे। तो प्रतिस्थापन की दर कैसी है, घटती हुई। पुनः आप इसकी इकाइयां यदि x की 3 से 4 करोगे तो अब आप इसकी 4 ही इकाइयां त्यागने को तैयार होगे। पुनः इसकी आप इकाइयां यदि 4 से 5 करोगे तो अब आप इसकी 3 ही इकाइयां त्यागने को तैयार होगी। यानी ये जो दर है ये धीमे धीमे कैसी होती जा रही है, घटती जा रही है। प्रारंभ में आप x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की 6 इकाइयां त्यागी उपभोक्ता ने। दूसरी बार 2 से 3 यानी 1 इकाई फिर से बढ़ाने के लिए उसने 6 की बजाय कितनी इकाइयां त्यागी, y की 5 ही त्यागी। फिर तीसरी बार 3 से 4 1 इकाई फिर से बढ़ाने के लिए कितनी इकाइयां त्यागी, 4 ही त्यागी। यानी ये धीमे धीमे दर है जो घटती जा रही है, और इसी को हम कहते हैं कि प्रतिस्थापन की दर। कौन सी प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। क्योंकि क्या है, सीमांत है। सीमांत क्यों है, क्योंकि हम x की 1 इकाई के बदले पता कर रहे हैं। x की हम 1 इकाई के बदले y की त्यागी गई मात्रा की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तो दोबारा से एक बार पुनः रिपीट कर लो। ऋणात्मक ढालू क्यों होते हैं? सीधा सा कारण है कि किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाना तब तक संभव नहीं है जब तक दूसरी वस्तु की उपभोग मात्रा को घटाया नहीं जाता। इसीलिए तटस्थता वक्र ऋणात्मक ढालू होते हैं। दूसरा, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर क्यों होते हैं? हमें इसका लिखना है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है, घटती हुई। अब तीसरा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास x वस्तु की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे x वस्तु के प्रति हमारी इच्छा कम होती जाती है और हम x के बदले y वस्तु की कम मात्रा में त्याग के इच्छुक होते हैं। और ये था इसका उदाहरण। अब इसके हम तटस्थता वक्र के ढाल पर चर्चा कर लेते हैं कि MRS क्या होता है, क्या इसका फार्मूला है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर पूछ लें तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। देखिए, MRS XY बराबर होता है माइनस डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स बराबर होता है MUX बटा में MUY बराबर होता है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा में Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता। और इसी को हम तटस्थता वक्र का ढाल भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसका हम अभी अध्ययन करते हैं। ये है, हिंदी में लिखना चाहें तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसके लिए? x के लिए y की। x की इकाइयां बढ़ानी है और y की त्यागनी है। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा y बटा में डेल्टा x। डेल्टा जहां भी आता है वो परिवर्तन को बताता है, और चूंकि यहाँ y की मात्रा कम हो रही है इसीलिए इसके पहले माइनस का निशान लगाया गया है। अभी हमने टेबल में देखा कि हमने यहाँ -6, -5, -4 लिखा था। इसका कारण यही था कि y का मान धीमे धीमे क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
ये इसका अनुपात किसके बराबर होता है? x वस्तु की सीमांत उपयोगिता के और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है, यानी mu(x) बटा में mu(y). अब ये ढाल का मतलब क्या है? आप इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, मान लो इस बिंदु पर ज्ञात करनी है आपको ढाल। आप यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे, उस स्पर्श रेखा पर क्या बनाओगे? इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाओगे। अब ढाल निकालने का फार्मूला क्या है? त्रिभुज का लंब बटा में त्रिभुज का आधार। समझ गए मेरी बात को? अब देखिए, आप यहां से लेकर यहां तक त्रिभुज का लंब है, यहां से लेकर यहां तक क्या है? इसका लंब है। ये किसके बराबर है? ये डेल्टा y के बराबर है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक y के मान में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा y। तो लंब की जगह हम क्या लिख देंगे? लंब की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा y। आधार कौन सा है? ये से लेकर यहां तक वाला। ये किसके बराबर है? ये देखिए, x का मान जब यहां से यहां तक हो गया तो ये इतनी दूरी x की मात्रा में परिवर्तन को बताती है, और परिवर्तन को हम सिंबल किससे करते हैं? डेल्टा से। और x का है इसलिए क्या लिखेंगे? x। फार्मूला हो गया डेल्टा y बटा में डेल्टा x। चूंकि y का मान कम हुआ है इसलिए हम क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। और ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है सीमांत प्रतिस्थापन की दर का, और ये किसके बराबर होता है? ये mu(x) बटा में mu(y) के बराबर होता है। अब कल्पना कीजिए कि y का उपभोग उपभोक्ता के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और x का उपभोग घटाया जा रहा है। उस कंडीशन में सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होगी? पहली बात, ये चाहे x वस्तु को घटाया जाए, y को बढ़ाया जाए, चाहे ये y को बढ़ाया जाए, x को घटाया जाए, सीमांत प्रतिस्थापन की दर दोनों दशाओं में घटती हुई ही होगी। लेकिन ये फॉर्मूले में एक परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन क्या होगा? जहां आपने mRs(x,y) लिखा है वहां लिखा जाएगा mRs(y,x). इसका मतलब यहाँ x बढ़ रहा था, y घट रहा था, यहाँ y बढ़ रहा है, x घट रहा है। ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, अब आएगा माइनस डेल्टा x बटा में डेल्टा y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x घट रहा है, y बढ़ रहा है। ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा mu(y) बटा में mu(x). ये भी चेंज हो जाएगा। ये वैसे इसी का हिंदी रूप है। ये हो जाएगा y वस्तु की सीमांत उपयोगिता ऊपर आ जाएगा और x वस्तु की सीमांत उपयोगिता नीचे आ जाएगा। मेरे ख्याल से समस्त बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, ये थी तटस्थता वक्र की विशेषताएं। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए तटस्थता वक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसकी विशेषताओं का प्रश्न आ सकता है, इसकी परिभाषा का प्रश्न आ सकता है, इसका रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं, इसकी विशेषताओं का कारण पूछ सकते हैं। तो हमें हर एक प्रश्न को बहुत डीपली समझना है। जो प्रश्न में पूछा जाए वही लिखना है। मान लीजिए वो विशेषता के अंदर विशेषता पूछ लेता है कि ऋणात्मक ढालू क्यों होता है, हम उत्तर लिखाते हैं कि ऋणात्मक ढालू होता है, इससे नंबर हमें नहीं मिलेंगे। जो प्रश्न में पूछा जाए। दूसरी बात, प्रश्न का उत्तर देते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि दिया गया प्रश्न कितने अंक का है। यदि वो 1 अंक का है तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना है। यदि वो 2 अंक का है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। यदि वो 3 अंक का या 4 अंक का है, मान लीजिए तटस्थता वक्र की विस्तृत विवेचना कीजिए या तटस्थता वक्र को समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न आता है तो हमें सारी चीज़ें लिखनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है, तटस्थता वक्र का रेखा चित्र बनाना है, वक्र बनाना है, उसके बाद उसकी विशेषताएं लिखनी है और विशेषताओं में उसके कारण भी लिखने हैं। और यदि सीधा विशेषताएं पूछी जाती हैं 4 नंबर में तो आप विशेषताएं लिखकर उनके कारण लिखकर आओगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र एवं उसकी विशेषताएं। टॉपिक क्या है? तटस्थता मानचित्र। देखिए, क्या होता है तटस्थता मानचित्र? इसका संबंध तटस्थता वक्र से ही है। अभी तक हमने अध्ययन किया, हमने एक रेखा चित्र में एक ही तटस्थता वक्र बनाया था। और यदि एक ही रेखा चित्र में
एक से अधिक तटस्थता वक्र बना दें इस प्रकार से, तो यह क्या हो जाएगा, तटस्थता मानचित्र हो जाएगा। IC फर्स्ट, IC सेकंड, IC थर्ड एंड IC फोर। जब एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र बनाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तटस्थता मानचित्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी डेफिनेशन है कि पूछा जाता है तटस्थता मानचित्र क्या है। जब एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्रों को दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है तो उसे हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं भी हम साथ साथ कर लेते हैं। पहली विशेषता, ऊपर के तटस्थता वक्र क्रमशः अधिक संतुष्टि को बताते हैं। कैसे? यदि कोई भी उपभोक्ता इस तटस्थता वक्र पर है और बाद में वो इस तटस्थता वक्र पर चला जाता है तो ऊपर के जो तटस्थता वक्र हैं वो उसकी संतुष्टि के स्तर को बढ़ाएंगे, यानी क्रमशः ऊपर की ऊपर जाते जाते तटस्थता वक्र संतुष्टि के स्तर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा विशेषता कि ऊपर के तटस्थता वक्र क्या है, इसके अंदर हमें क्रमशः लिखना है। क्रमशः से तात्पर्य है कि 1 2 3 4 जैसे जैसे क्रमशः ऊपर के तटस्थता वक्र, क्रमशः ऊपर के तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाते हैं। और दूसरा, क्रमशः नीचे के तटस्थता वक्र कम संतुष्टि को बताते हैं। या यूं कह लो कि क्रमशः नीचे के तटस्थता वक्रों पर संतुष्टि का स्तर कम होता है और क्रमशः ऊपर की तटस्थता वक्रों पर संतुष्टि का स्तर अधिक होता है। कैसे भी लिख दो, बात एक ही है कि ऊपर के तटस्थता वक्र पर जैसे जैसे उपभोक्ता पहले से दूसरे पे जाएगा उसकी संतुष्टि बढ़ जाएगी, दूसरे से तीसरे पे जाएगा और बढ़ जाएगी, तीसरे से चौथे पे जाएगा और संतुष्टि बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, चौथे से तीसरे पे आने पर संतुष्टि का स्तर कम हो जाएगा, तीसरे से दूसरे पे आने पर संतुष्टि का स्तर और कम हो जाएगा और दूसरे से पहले पे आने पर संतुष्टि का स्तर और कम हो जाएगा। तीसरा, तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, यानी आपको इस प्रकार का कोई तटस्थता वक्र नहीं मिलेगा कि एक ये है एक दूसरा इसको काट रहा है। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ये विशेषता आप तटस्थता वक्र में भी लिख सकते हो और ये विशेषता आप तटस्थता मानचित्र में भी लिख सकते हो। ये तीसरे वाली विशेषता आप दोनों जगह लिख सकते हो। दोबारा से एक बार समझ लो तटस्थता मानचित्र की विशेषताएं। पहली विशेषता कि क्रमशः ऊपर के तटस्थता वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को बताते हैं, क्रमशः नीचे के तटस्थता वक्र संतुष्टि के कम स्तर को बताते हैं। और तीसरी विशेषता, तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। ये काटते क्यों नहीं है, इसका भी प्रश्न आ सकता है। इसको भी अभी हम क्लियर करते हैं कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते क्यों नहीं है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। देखिए, हम एक रेखा चित्र बनाते हैं जिसमें दो तटस्थता वक्र बनाते हैं एक दूसरे को काटते हुए। मान लीजिए ये IC फर्स्ट है, ये IC सेकंड है। इस पर हम 3 बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु हमने A लिया, कौन से वक्र पर, IC फर्स्ट पर। दूसरा बिंदु हमने B लिया, कौन से वक्र पर, दोनों पर है, IC फर्स्ट पर भी है और IC सेकंड पर भी है। तीसरा बिंदु हम लेते हैं C बिंदु IC सेकंड पर। एक बात हमने तटस्थता वक्र की परिभाषा में पढ़ी है
कि तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या होता है, समान होता है। अर्थात IC फर्स्ट में क्या होगा, A पर संतुष्टि, बिंदु A लिख लो, बिंदु A पर संतुष्टि बराबर होगी बिंदु B पर संतुष्टि के। समझ आ गई? क्योंकि IC फर्स्ट पर दोनों बिंदु हैं A और B, और IC फर्स्ट के प्रत्येक बिंदु पर चाहे 10 बिंदु और हों तभी सब पर संतुष्टि का स्तर क्या होगा, समान होगा। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। इसी प्रकार से IC सेकंड में, दूसरे तटस्थता वक्र में, उसमें भी क्या होगा, बिंदु B पर संतुष्टि और बिंदु C पर संतुष्टि, ये क्या होगी, बराबर होगी। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2। ये हमारी समीकरण पहली है जिसमें हमने लिया IC फर्स्ट के दो बिंदु A और B, दोनों पर संतुष्टि क्या होगी, एक जैसी होगी। दूसरे दो बिंदु लिए हमने IC सेकंड के, कौन से, B और C, क्योंकि B बिंदु दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन है, तो ये दोनों पर आएगा, B पर भी आएगा और C पर भी आएगा। तो IC सेकंड के लिए क्या होगा, B बिंदु पर संतुष्टि और C बिंदु पर संतुष्टि क्या होगी, बराबर होगी। अब आप पूरा ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखिए। इसकी इस साइड में क्या है, बिंदु B पर संतुष्टि, और इसकी इस साइड में क्या है, बिंदु B पर संतुष्टि। अतः क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से A बराबर क्या होगा, C होगा ना, क्योंकि इस A के बराबर B है और C के बराबर भी B है। इसका मतलब A और C भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और A और C चूंकि अलग अलग तटस्थता वक्रों पर स्थित हैं, क्योंकि IC फर्स्ट पर स्थित है A और IC सेकंड पर स्थित है C, ये बराबर, इनके दोनों बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऊपर के तटस्थता वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को बताते हैं। तो चूंकि IC सेकंड ऊंचा स्थित है, इसका बिंदु C है, A नीचे स्थित है, इसका बिंदु A है, तो बिंदु C पर संतुष्टि का स्तर बिंदु A से क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात ये बराबर नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे। इस संतुष्टि का स्तर C पर A से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये काटते हैं तो ये कहता है कि दोनों पर संतुष्टि का स्तर क्या होगा, समान होगा। इसलिए ये जो फार्मूला, जो नियम है वो लागू नहीं होता। इसीलिए तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यदि काटते हैं तो जो फिर तटस्थता मानचित्र के अंदर तटस्थता वक्र का सिद्धांत है कि ऊपर के तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि को बताते हैं, नीचे के तटस्थता वक्र कम संतुष्टि को बताते हैं, वह सिद्धांत वहां पर लागू नहीं होता। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे बजट रेखा उपभोक्ता के संतुलन का। धन्यवाद।